हेलो प्यारे बच्चों, एक छोटी सी जानकारी दूंगा, बहुत ही बढ़िया जानकारी। ठीक, एनसीईआरटी के संपूर्ण हल में इस वीडियो के अंदर एक वीडियो होगा, पूरा लंबा बड़ा वीडियो होगा ये। मैं इसमें आपको एक ही वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट चैप्टर का पूरा हल दे दूंगा। वैद्युत चुंबकीय तरंगें, नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक, एक ही वीडियो में आप देखेंगे। ये वीडियो लंबा है, 3 घंटे के आसपास का वीडियो है। सारा का सारा 100% एनसीईआरटी हल मैंने इस वीडियो में दे दिया आपको। ठीक, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ा जाता है अक्सर, इसको बच्चे पढ़ते कम हैं। ठीक, तो अगर आप ये एनसीईआरटी का संपूर्ण हल सिर्फ यही पढ़ लें, इसके बारे में छोटी मोटी जानकारियाँ अगर होती हैं पीछे से चैप्टर की, वो ले लें आप चैप्टर की, कहीं से भी पढ़ लें, किसी से भी पढ़ लें। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, किसी से भी काम चला लें, कोई खास फर्क नहीं पड़ता उससे। मेन बात ये है कि ये जो एनसीईआरटी का हल है, संपूर्ण 100% एनसीईआरटी हल है, ये इसी वीडियो में सारा है। ठीक, इसे पूरा कर लें आप, तो आपको क्या होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, देखो जब बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में इसके 4 नंबर का चैप्टर है ये, 4 अंक मिलेंगे आपको इस पर। ठीक, नीट के अंदर या जेईई मेन के अंदर इसमें से एक सवाल है। नीट में इसमें एक सवाल आता है, एक सवाल है बस, एक प्रश्न है केवल। ठीक, या जेईई मेन में मान लीजिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, और ये सवाल दोनों जो हैं, ये दोनों सवाल जो हैं एनसीईआरटी के संपूर्ण हल में मिल जाएंगे आपको, पक्का, बिल्कुल श्योर। पिछले सालों का रिकॉर्ड मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसी में से मिल जाएंगे आपको। और ये 4 के 4 अंक आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे अगर आप इस हल को कर लें। ये पूरा का पूरा हल कर लें आप, कोई ज़्यादा सवाल नहीं है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा सवाल नहीं है, इसमें कुल मिला के 15 सवाल हैं बस विद्युत चुंबकीय तरंगों पर। इसमें 5 सवाल हैं अतिरिक्त अभ्यास में और 10 सवाल हैं सामान्य अभ्यास में। सिर्फ 15 सवाल करने हैं और गारंटी ये है कि आपको ये पूरे 4 नंबर बोर्ड में मिलेंगे। ठीक, और अगर आप नीट दे रहे हैं, ठीक, तो एक सवाल इसमें से जरूर मिलेगा, इसी में से, पक्की बात है बिल्कुल। ठीक, खैर हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छी सूचना। एनसीईआरटी भाग 1, ये पहली किताब का आखिरी चैप्टर, लास्ट अध्याय, आखिरी चैप्टर आज जो है अब हम ख़त्म करने जा रहे हैं। और जिन लोगों ने समय से अपना कोर्स पूरा किया, यानी इस किताब को पूरा किया, आप ये मान लीजिए कि उन्होंने फिजिक्स का 70% हिस्सा पूरा कर लिया, क्योंकि दूसरी किताब की तुलना में यह किताब ज़्यादा है, इसमें लगभग 70% ज़्यादा है। पाठ्यक्रम तो वही है, लेकिन आंकिक प्रश्न ज़्यादा हैं, काम ज़्यादा है, समझने की चीज़ें ज़्यादा हैं, गणित के प्रयोग ज़्यादा हैं, बल, ऊर्जा, शक्ति, है ना, इन सब चीज़ों के प्रयोग ज़्यादा हैं। तो कुल मिला के इस किताब में काम ज़्यादा है। जिन लोगों ने ये समय खेलने में गंवा दिया है या इधर उधर घूमने में गंवा दिया है, वो अब इस समय की पूर्ति नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो पहली किताब है बहुत महत्वपूर्ण किताब है, और पहली किताब को पूरा करने में लगभग 2 से 3 महीने लग जाते हैं। अगर आप इसे अप्रैल से शुरू करें, अप्रैल से आप इसे शुरू कर लें, तो अप्रैल, मई, जून, 3 महीनों में ये किताब हो जाती है। और जैसे कि हम देख रहे हैं
हमारे कोर्स में मैं देखता हूँ बच्चे आते हैं और वो अप्रैल से शुरू करते हैं तो वो बच्चे जून तक पहली किताब को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जिसमें एनसीईआरटी के संपूर्ण हल होते हैं, यानी एनसीईआरटी के सारे प्रश्न होते हैं, चाहे अतिरिक्त अभ्यास हो, चाहे सामान्य अभ्यास हो, उदाहरण हो, थ्योरी हो, जो भी है। ठीक, तो एक कामयाबी आज आपको मिलेगी, क्योंकि हम आखिरी चैप्टर पर चल रहे हैं और पहली किताब हमारी ख़त्म होने जा रही है। ओके, इसका फ़ायदा परीक्षा में होगा, जब बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, तब मज़ा तब आएगा। पढ़ाई में मेहनत करते हैं तब मज़ा नहीं आता, तब तो दिक्कतें होती हैं, क्योंकि मेहनत तो करनी है, लेकिन जब परीक्षाओं के परिणाम आते हैं तब, और फिर हम पछताते हैं, यार ये 3 महीने ख़राब कर दिए, 4 महीने ख़राब कर दिए, हम घूमते रहे, तो फिर वो समय वापस नहीं आता है। खैर चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग और अभ्यास 8.1 पहला सवाल। ठीक, ज़्यादा समझाने की बात नहीं होती, जो समझदार होते हैं उनको इशारा काफ़ी होता है। खैर चल लेते हैं अभ्यास 8.1। चलिए क्या कहता है अभ्यास में। चित्र में एक संधारित्र दर्शाया गया है, तो चित्र में एक संधारित्र है, उसको पहले बनाते हैं भाई क्या मामला है। ठीक, चित्र में देखिए एक संधारित्र है, 2 प्लेटें बनाई गई हैं संधारित्र की, ऐसे बनाया गया ये, और कुछ इस तरीके से ये चित्र है, ऐसे। यहाँ ये प्लेटों को कुछ ऐसे करके दिखा दिया गया। ये देखिए ये चीज़ जो है ऐसे प्लेटें दिखा रखी हैं, ये बन गई एक, और इसके सामने दूसरी भी बना देता हूँ ना, ऐसे देखो, इसको भी बना देता हूँ, ये देखो, ये बना दी मैंने दूसरी प्लेट, ये देखो ऐसे, ये दूसरी बना दी। ठीक, इस तरीके से ये प्लेटें हैं, और जो प्लेटों के अक्ष है, ये जो अक्ष है ये केंद्र से होते हुए है, थोड़ा सा इसको चलो यही मान लेते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये है जो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की 2 वृत्ताकार प्लेटों के 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर बनाया गया है। तो प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो है, जिसे हम कहते हैं डी। कितनी है बताओ डी? डी है 5 सेंटीमीटर। और प्लेटों की जो त्रिज्या है, जो यहाँ त्रिज्या दिखाई दे सकती है आर, है ना, देखो यहाँ दिखा देते हैं त्रिज्या को, इस आर का मान है 12 सेंटीमीटर। ठीक, संधारित्र को बाह्य स्रोत से आवेशित किया गया, जिसके कारण एक धारा बह रही है। यानी अगर देखें जिस धारा से इसको आवेशित कर रहे हैं वो धारा बह रही है, उस धारा का मान जो है बता रहे हैं। मान लीजिए धारा बह रही है, तो धारा का मान यहाँ बता दिया गया है, ये है, आवेशित किया जा रहा है इसको 0.15, ये है धारा। तो जानते हैं कि प्लेटों से जुड़ी हुई जो तार है, प्लेटों से जुड़ी हुई जो तार है, उसमें जो धारा है ये क्या है, हम इस धारा को जानते हैं। देखो इसका नाम होता है, इसका नाम क्या होता है बताओ? इसका नाम होता है चालन धारा। ये चालन धारा है, और इसको लिख देते हैं IC। C का मतलब होता है कंडक्शन करंट, चालन धारा। अगर चालन धारा है तो अंदर एक विस्थापन धारा भी होती है। देखिए ये होती है विस्थापन धारा, इसे कहते हैं विस्थापन धारा, और इसका प्रतीक लिख देते हैं ID से। ठीक, बाहर चालन धारा है तो अंदर विस्थापन धारा है, ये हम जानते हैं। विस्थापन धारा के कारण ही अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह विस्थापन धारा दिखाई नहीं देती है, मतलब दिखाने से मतलब इसका प्रयोग नहीं होता है। बिना किसी एमीटर लगा लें, कोई गैल्वेनोमीटर लगा लें, कोई धारा मापी लगा लें तो ये पता नहीं चलेगा इसका पता चलता है चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम यहाँ ज्ञात करें, यहाँ कोई चुंबकीय सुई रखें तो उससे इसका पता चलता है। मैक्सवेल ने इसको बताया। ठीक, ये हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सारी की सारी कहानी मैंने आपको बताई थी। तो कुल मिला के अगर यहाँ देखें, यहाँ आने वाली जो धारा है वो है चालन धारा, और यहाँ से आगे जाने वाली जो धारा है, मान लीजिए दिशा मान लूँ, थोड़ी देर के लिए मैं ऐसी दिशा मान लूँ ऐसे,
तो आगे जाने वाली धारा है विस्थापन धारा। ठीक, तो अगर मान लो कोई बिंदु ले लेता हूँ, एक बिंदु प्लेट पर या प्लेट के बाहर या प्लेट के इस तरफ ले लेता हूँ, कहीं पे भी, तो प्लेट के बाहर रहता हूँ, इस तरफ रहता हूँ, तो ये धारा रहती है। और प्लेट के अंदर आ जाता हूँ, प्लेटों के बीच में आ जाता हूँ, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये धारा रहती है। इसका मतलब सरल हो गया कि जो चालन धारा है वह विस्थापन धारा के बराबर है। ठीक, कैसे देखेंगे इसको? इसको कह देंगे किरचॉफ के प्रथम नियम से। किरचॉफ का प्रथम नियम ये कहता है कि किसी बिंदु पर जो धारा आती है उतनी जाती भी है। ठीक, तो किरचॉफ का ये प्रथम नियम है, इससे बता देंगे इसको। ठीक, या फिर जो भी आवेश यहाँ आ रहा है, आवेश आने की जो इस प्लेट पर आवेश आने की जो दर है, आवेश परिवर्तन की जो दर है, वो भी इसे बता देगी और वो इसे भी बता देगी, दोनों से वो बराबर आ जाती है, क्योंकि आवेश परिवर्तन इसके कारण है, वही इस धारा को उत्पन्न करता है। ठीक, चलिए इसका जो सूत्र है उसको बनाएं, चैप्टर में जाके पहले दूसरे वीडियो में जाके देख लें, इसका एक सूत्र होता है। ठीक, उसको सिद्ध कर लें, उसका निगमन कर लें, उसको डिराइव कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में विस्थापन धारा का सूत्र है ना, डिराइव करने के लिए आता है। ये बात पक्की बता दूं पहले ही तुम्हें मैं, बोर्ड एग्जाम में आता है, पक्का कर लें इसको। ठीक, और दूसरी बोर्ड एग्जाम में अगर कुछ लिखना है तो एनसीईआरटी के हिसाब से लिखेंगे, एनसीईआरटी में जो लिखा है उसके अनुसार लिखेंगे, उसी तरह की भाषा वही बात लिखेंगे। अगर आपने बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी के अलावा कुछ इधर उधर की बातें लिखने की कोशिश की तो नंबर कटेगा। ठीक, चलिए अभी तो बात हो गई। पहला सवाल क्या है? धारिता एवं प्लेटों के बीच विभवांतर परिवर्तन की दर का परिकलन कीजिए। विभवांतर परिवर्तन की दर यानी जो विभवांतर है प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच जो विभवांतर है परिवर्तन की दर। प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है तुम जानते हो? प्लेटों के बीच विभवांतर का एक सूत्र होता है हमारे पास। ठीक, आवेश, प्लेट पर आवेश, तो कितना हो गया? प्लेट पर आवेश, इसे कहते हैं हम Q, ये हो गया CV। ठीक, ये पुराना सा फार्मूला है, बहुत जानते हैं इसके बारे में। अब विभवांतर परिवर्तन की दर, तो अवकलन कर दें dQ/dt, C जो का तो रखें dV/dt। C जो का तो क्यों रखें? क्योंकि धारिता अचर है, प्लेटों के बीच की दूरी अचर है, त्रिज्या अचर है, प्लेटों के बीच में जो माध्यम है वो हवा है, कुछ उसके बारे में जानकारी नहीं दी है, तो धारिता अचर है। अब देखिए ये जो आवेश है, आवेश परिवर्तन की जो दर है, ये धारा के बराबर है। इसमें तुम चाहे चालन धारा लगा दो, चाहे तुम इसमें विस्थापन धारा लगा दो, धारा का मान यह है, ये धारा का मान है। ठीक, तो लगा देते हैं। आवेश परिवर्तन की दर धारा हो गई 0.15। धारिता ε0 A/d होती है, ये तुम जानते हो, ये सूत्र है, संधारित्र में धारिता का सूत्र है ये। और ये है विभवांतर परिवर्तन की दर, ये तुम्हें पता करना है। ठीक, अब इसमें मान रख देते हैं, देखो विभवांतर परिवर्तन की दर निकाल देता हूँ बड़ी आसानी से, dV/dt बराबर, अवकलन कर दिया तो अवकलन से क्या मिलती है? दर मिल जाती है। समय के सापेक्ष ये dt क्या है? समय है, थोड़ा सा समय है। ठीक, तो ये मिल गया तुम्हें 0.15 d/ε0 A, ये है। और ये आएगी वोल्ट प्रति सेकंड। किस में आएगी ये दर? वोल्ट प्रति सेकंड में आएगी। ठीक, मान रखें तो क्या d का मान है? ये रहा, देखो d का मान। ठीक, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कहाँ से मिलेगा? क्षेत्रफल यहाँ से मिल जाएगा। क्या होता है क्षेत्रफल? वृत्ताकार प्लेट है, कितना होता है क्षेत्रफल? A, ये होता है πr², ये होगा, देखो तो r है 12 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल के लगा लेंगे, इसको किस में बदल लेंगे? मीटर में बदल लेंगे। इसे 100 से भाग कर लेंगे,
ये डिवाइड कर लेंगे और वहाँ लगा लेंगे। डी भी है। एप्सिलॉन नॉट का मान भी तुम्हें पता होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मान बताओ जरा। कुछ लोगों को याद हो रहा होगा, देखो कुछ को नहीं भी हो रहा होगा, पक्की बात है, कुछ लोगों को नहीं हो रहा होगा। 10 की घात -12 इसका मान होता है। 8.85 10 की घात -12। ठीक, इसमें मान डाल देंगे, विभवांतर परिवर्तन की दर आ जाएगी। उत्तर में लिख देता हूँ, आप मिला लेना। 1.87 10 की घात 9। ठीक, कितनी आ रही है ये? 1.87 गुना 10 की घात 9 वोल्ट सेकंड इनवर्स, ये मात्रक है, वोल्ट प्रति सेकंड। ठीक, अब आया बी में प्लेटों के बीच विस्थापन धारा। विस्थापन धारा का मान देखो, ये रहा, यही होगा जो चालन धारा है वही विस्थापन धारा होगी। ये भी हो गया, देखो 5 एम्पियर वही होगी। एक उत्तर ये हो गया, एक उत्तर ये हो गया। ठीक, तीसरे में कह रहा है क्या किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र की प्लेट पर लागू होता है? बिल्कुल होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम लगा के ही तो हमने दिया है। किरचॉफ का नियम प्लेट पर लागू हो जाता है, IC + ID। ठीक, ये होता है, ये होता है शून्य। ये लो, अगर IC जाएगी इसमें तो ID इसमें से निकल जाएगी, एक प्लस एक माइनस। ठीक, इस तरीके से लागू हो जाता है ये। सामान्यतः प्रश्न था, विस्थापन धारा का जिक्र हुआ तो आप समझ रहे होंगे कि विस्थापन धारा का जो सूत्र है उसको डिराइव कर लें, उसका सूत्र जरूर बना लें अपने परीक्षाओं के लिए। जरूरी चीज़ है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके सूत्र का निगमन जरूर कर लें। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर, विस्थापन धारा का सूत्र जरूर बना लें अपने। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। आठ 2 प्रश्न संख्या डाल देते हैं, है ना। 8-2। एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या की 2 वृत्ताकार प्लेटों से बना है, धारिता दे रखी है, संधारित्र इतने इतने कोणीय आवृत्ति के स्रोत से जोड़ रखा है। ये आपने पढ़ रखा होगा कि भाई कोणीय आवृत्ति वाला स्रोत AC स्रोत होता है, प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत होता है। चालन धारा का RMS मान क्या है? क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है? प्लेटों के बीच अक्ष से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। बड़ा ही बढ़िया सवाल है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, विस्थापन धारा वाला मामला है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ कि ये प्रश्न अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं आया, इसका बड़ा खतरा है। क्योंकि NCERT में क्या होता है कि जो प्रश्न अभी तक नहीं आए वो फटाफट फटाफट आते रहते हैं। ठीक, तो इसलिए ध्यान रहे, जो आ गए हैं वो तो आते ही हैं, रिपीट हो ही जाते हैं, उनकी संभावना उतनी नहीं होती, लेकिन जो नहीं आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बोर्ड एग्जाम के लिए पहला और दूसरा सवाल, पहला सवाल आ चुका, जैसे मैंने बताया था 8-1, वो आता रहता है। इस सवाल का खतरा रहेगा। ठीक, चलिए फिर वही बात हो गई कि भाई 2 प्लेटें बना लेते हैं। एक प्लेट ये बना ली मैंने और एक प्लेट ये बना लेता हूँ। देखो ये बना दी मैंने प्लेट। ठीक, अब मान लीजिए प्लेटों के बीच में कोई विस्थापन धारा है। सबसे पहले मैं बेसिक बात करूंगा। तो प्लेटों के बीच में जो विस्थापन धारा है वो इस क्षेत्रफल में फैली हुई धारा है, क्योंकि प्लेटों के बीच में जो प्लेटों का क्षेत्रफल है उसी में वो विस्थापन धारा फैली हुई है। देखिए इसमें यहाँ तक। ठीक,
और प्लेट का जो क्षेत्रफल है, मान लीजिए इस प्लेट की त्रिज्या क्या मान लें, आर मान लें, ठीक। तो इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है ए, वो तुम जान रहे हो वो पाई आर स्क्वायर है, ये भी बात जाहिर है। और जो विस्थापन धारा है इसमें आई डी, पूरी तरह उस आई डी का मान इस पाई आर स्क्वायर में फैला हुआ है। अब मान लीजिए मुझे कहीं, मैं पहले कंसेप्ट बना दूं आपका, मान लीजिए मुझे प्लेटों के अक्ष से कहीं यहाँ इस छोटे आर पर, प्लेटों से कितनी दूरी पर, आर पर चुंबकीय क्षेत्र देखना है इस बिंदु पी पर। ये क्या बना दिया, मान लो ये बना दिया मैंने बिंदु पी बना दिया, इस बिंदु पी पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र देखना है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से मुझे इसके अंदर धारा निकालनी पड़ेगी, इसके अंदर की धारा मुझे निकालनी पड़ेगी बस, क्योंकि वही धारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। और इसकी त्रिज्या कितनी मानी है, आर। तो बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र अगर मैं निकालूं, इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यही इस प्रश्न का मेन सार है, मुख्य सार यही है, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र किससे, एम्पियर के परिपथीय नियम से। धारा हो रही है, मान लो कोई धारा जा रही है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है इस पे यूँ, ऐसे इधर को धारा आ रही है मान लीजिए, यूँ घूमेगा, ऐसे धारा आ रही है यूँ घूमेगा, ऐसे इस हाथ से देख लेंगे तो कितना हो गया, बी, बिंदु पी पे कितना हो गया, बी हो गया। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना लगा दिया, बी। और जो लंबाई है, परिमाप जो है जिस पे हमें देखना है चुंबकीय क्षेत्र, वो हो गया 2 पाई आर, ऐसे। और ये होता है म्यू नॉट आई, म्यू नॉट यानी चुंबकशीलता। प्लेटों के बीच में निर्वात है, ये माना हुआ है, या वायु है, कोई माध्यम नहीं है, जिसकी चुंबकशीलता हम निर्वात के या वायु के बराबर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धारा, यहाँ जो धारा है वो हमें इसके अंदर की लेनी है, तो पूरी की पूरी धारा जो है हमारे पास आई डी है। इस धारा को इस क्षेत्रफल पे फैला दूं तो ये बन जाएगी एकांक क्षेत्रफल पे धारा, पाई आर स्क्वायर, ऐसे, ठीक। तो एकांक क्षेत्रफल पे पहली भी धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व। लेकिन जो क्षेत्रफल यहाँ बनेगा, जरा इसका बताना कितना बनेगा, जरा ये क्षेत्र को, ये छोटा आर है, स्मॉल आर, इसका कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई छोटा आर स्क्वायर, इस बात को समझना है। सिर्फ इतने से हिस्से की धारा ही पी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी, और जो पूरी धारा है विस्थापन धारा, वो प्लेटों के पूरे क्षेत्रफल में है, ठीक। तो अगर यहाँ किसी आर पर देखना चाहते हैं तो ये मिलेगा। अब ये कह रहा है प्रश्न में कि जो आर है वो 3 सेंटीमीटर है और जो बड़ा आर है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी कि ये बताया गया कि जो छोटा आर है, देखो यहाँ लिखूंगा दोनों को, जो छोटा आर है वो 3 सेंटीमीटर है और जो बड़ा आर है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक। अब मान लीजिए मैं यहाँ इस चीज़ को लगाता हूँ, ठीक। तो क्या होगा, देखो 1 पाई तो ये कट जाएगा तुम्हारा, ये लो, ठीक। अब क्या बचा, बी आ जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट आई डी, ठीक। पाई कट गया, पाई आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ क्या बचेगा, 1 आर कट जाएगा, यहाँ से 1 आर बच गया, लो, ठीक। तो कुल मिला के ये चीज़ आ गई। अब ये आर स्क्वायर, इन सब चीज़ों में तुम समझ रहे होगे, यहाँ से संबंध बन जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है ये, वो कह रहा है कि अक्ष से 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर चुंबकीय क्षेत्र बताइए। तो ये वो चुंबकीय क्षेत्र है जो हमें ज्ञात करना है, जिसमें हमें मान रखना है। आर का मान सेंटीमीटर 3 ये रहा, और बड़े आर का मान सेंटीमीटर 6, ये हो गई बात। विस्थापन धारा हम निकालेंगे अभी, म्यू नॉट का मान हमें पता है, पाई का मान हमें पता है, ये चुंबकीय क्षेत्र हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो विस्थापन धारा है, अगर मैं इसका आरएमएस मान निकालता हूँ, वर्ग माध्य मूल मान इस विस्थापन धारा का, तो मुझे इस बी का भी वर्ग माध्य मूल मान मिलता है। अगर मैं इसका अधिकतम मान निकालता हूँ, शिखर मान निकालता हूँ, तो मुझे बी का शिखर मान मिलता है। तो जैसा मैं आई डी का मान निकालूंगा वैसा मुझे बी मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार धारा प्रत्यावर्ती स्रोत से उत्पन्न होगी उसी प्रकार ये बी भी उत्पन्न होगा। जैसे जैसे धारा घटेगी बढ़ेगी, वैसे वैसे ये बी भी घटेगा बढ़ेगा। जैसे जैसे आयाम धारा में होंगे
वैसे वैसे आयाम चुंबकीय क्षेत्र में भी होंगे यहाँ पर। ये बन गया चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। ठीक, चलो अब बात आई कि भाई विस्थापन धारा कैसे निकालेंगे। तो विस्थापन धारा क्या होती है? विस्थापन धारा ये होती है कि प्लेट के ऊपर अगर मान लीजिए कोई आवेश है, एक पे प्लस हो गया मान लीजिए, एक पे माइनस हो गया, ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लस माइनस बदलते रहेंगे आपस में, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है तो ये बदलता रहेगा। तो हम जानते हैं कि जो Q है वो कितना है, Q होता है CV। ठीक, ये हम जानते हैं। और जो V होता है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का, जो V होता है जो कि इससे जोड़ा गया है, यहाँ मान लीजिए प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ दिया गया, ऐसे इन दोनों बिंदुओं के बीच में यहाँ जोड़ देता हूँ, देखो ये जोड़ दिया मैंने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, ऐसे। ठीक, तो V का मान होता है V0 sin ओमेगा t, ये चीज़ होती है। इसमें जो धारा का शिखर मान होता है I0, बना लें उसको, धारा का शिखर मान ये होता है शिखर, ऐसे लिखते हैं, शिखर मान देख लिया मैंने, वो कितना हो CV0 ओमेगा। ये धारा का शिखर मान होता है संधारित्र को जब किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। ये मान जो है मुझे मिल सकता है अगर मेरे पास ये शिखर मान हो, लेकिन मेरे पास शिखर मान नहीं है, मेरे पास वोल्ट है, जो लिखा हुआ वोल्ट है वो शिखर मान नहीं होता, वो RMS मान होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास VRMS है, ये है मेरे पास 230 वोल्ट। ठीक, क्यों? क्योंकि मुझे चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र का मुझे आयाम चाहिए। तो आयाम निकालने के लिए क्या करूँगा? ये RMS तो फिर मुझे काम नहीं करेगा, मुझे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे इस धारा का आयाम लगाना पड़ेगा, तो मुझे इसका अधिकतम मान तो लगाना पड़ेगा। कुल मिला के मैं इसे V0 बना देता हूँ, ये V0 बना लिया मैंने, 230 वर्गमूल 2, ये बन गया। देखो इससे मुझे धारा का शिखर मान मिल जाएगा I0। धारिता, संधारित्र की जो धारिता है वो सवाल में है, वो है 100 पिको फैराड। तो 100 पिको को बदलेंगे, देखो 100 पिको को लिखेंगे 10 की घात -12, और ये बना देंगे अधिकतम वोल्टेज 230 वर्गमूल 2। और जो कोणीय आवृत्ति है AC स्रोत की, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की जो कोणीय आवृत्ति है, जिसको तुम ओमेगा कहते हो, ये हो गई 300। ठीक, तो कुल मिला के ये धारा का शिखर मान मैंने प्राप्त कर लिया। ठीक, अब ये धारा का जो शिखर मान है ये आता है लगभग 9 दशमलव कुछ के आसपास ये मान आता है। इसे कहते हैं माइक्रो एम्पियर में ये मान आता है 9.76 माइक्रो एम्पियर। इसे गुणा कर लें, माइक्रो बनेगा, देखो 10 की पावर है ना, शिखर मान आ गया 9.76 गुणा 10 की घात -6 एम्पियर में ये मान आता है। ये धारा का शिखर मान है। अब अगर धारा का RMS मान बनाता हूँ, धारा का RMS मान, तो क्या करूँ? 9.76 10 की घात -6 को वर्गमूल 2 से भाग करता हूँ, तो ये मान जो आता है 6 दशमलव कुछ आएगा, देखो भाग करके देखेंगे तो 6.9 के आसपास आ जाएगा। यह आएगा 6.9 गुना 10 की घात -6 एम्पियर, ये आता है। ठीक, यानी ये हो गया वर्ग माध्य मूल मान, ये हो गया शिखर मान। शिखर मान प्राप्त कर लिया क्योंकि वोल्टता का शिखर मान लगा दिया। यहाँ पे वोल्टता का शिखर मान लगा के पहले वो लगा लिया, वोल्टता का शिखर मान पता कर लिया, क्योंकि वोल्टता का मान 230 वोल्ट है, वर्ग माध्य मूल मान है, ये सवाल में दे रखा है। कुल मिलाकर धारा का RMS मान आ गया, ये रहा, यही चालन धारा है, यही विस्थापन धारा है। क्योंकि चालन धारा बाहर है, विस्थापन धारा अंदर है, इतनी सी बात है बस। अब चालन धारा का RMS मान क्या है, ये रहा पहला उत्तर। क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है? हाँ, दोनों बराबर हैं, एक बाहर है एक अंदर है बस। प्लेटों के बीच 3 सेंटीमीटर की दूरी पर B का आयाम यानी अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पर ये मान लगा देते हैं, इसे कहते हैं B शिखर। B शिखर इसे कह सकते हैं आयाम। कितना बनेगा? μ0/2 पाई, कितना हो जाएगा? 2 गुना 10 की घात -7।
धारा का, विस्थापन धारा का शिखर मान लगाना पड़ेगा। ये रहा विस्थापन धारा का शिखर मान, ये रहा देखो 9.76 गुना 10 की घात -6। ये जो R है ये लगेगा 3 सेंटीमीटर पर मांग रहा है, अक्ष से 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसे लगा दिया 3/100, मीटर में बदल दिया देखो मैंने 3 को। नीचे R² है, R पूरा कितना है, बड़े वाला R क्या है 6 सेंटीमीटर है, ये हो गया 6/100 और इसका वर्ग लगेगा, ये रहा। तो ये B का शिखर मान आ गया। ठीक है, अभी से भी लिखेंगे देखो कितना आ रहा है, ये 1.62 10 की घात -11। ये जो मान आ रहा है ये कितना आ रहा है, इधर लिख दूँ इसको मैं, शाबाश, देखो यहाँ लिखूंगा इसको मैं, यहाँ कर दूंगा मैं इसको, ऐसे लिख दूंगा इसको। ठीक, मान रखेंगे उत्तर में तो उत्तर मिल जाएगा 1.62 10 की घात -11, 11 टेस्ला। ठीक, तो कुल मिला के इस कंसेप्ट को समझना है विस्थापन धारा में, कि पूरी की पूरी जो विस्थापन धारा है वो पूरे प्लेट के क्षेत्रफल से निकल के एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ जा रही है। ठीक, उसमें हम जितना भी अंदर चुंबकीय क्षेत्र जहाँ भी निकालना चाहते हैं, जितने परिमाप पर निकालना चाहते हैं उतने ही परिमाप को लगाना पड़ेगा और उसी परिमाप के अंदर हमें धारा निकालनी पड़ेगी। तो विस्थापन धारा को उसी क्षेत्रफल पे बांटना पड़ेगा जैसा कि यहाँ बांटा गया है। ठीक, गतिमान आवेश, चुंबकत्व और गतिमान आवेश में हमने इस चीज़ को अच्छे से समझा है। जैसे हम कहते हैं चालक तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, चालक तार के अंदर या बाहर चुंबकीय क्षेत्र, वहाँ पे हमने इसको अच्छे से समझा हुआ है, क्योंकि कैसे बांटते हैं करंट को, वहाँ से ये चीज़ आती है। ये था प्रश्न नंबर 2। ठीक, 3 बातें थी। विस्थापन धारा चालन धारा के बराबर है, हाँ बिल्कुल है। धारा का RMS मान क्या है, ये है। धारा का शिखर मान निकाला गया पहले, धारा का शिखर मान लगा करके चुंबकीय क्षेत्र का भी शिखर मान निकाल लिया गया। उसी को कहते हैं आयाम। आयाम मतलब अधिकतम मान। ठीक, ये हो गया। ठीक है, तो ये था 2 नंबर का सवाल। चलिए अब चलेंगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। अब लेते हैं 8.3। दस की घात -10 तरंग दैर्घ्य x किरणें, यानी लैम्बडा x बताया गया है। लैम्बडा x जो है ये है 10 की घात -10 मीटर। ठीक, x किरणें, ये मैंने x लिख दिया, देखो x किरणें, बड़ा x बना देते हैं। x किरणों में बड़ा x होता है ना, बड़ा x बना देते हैं, ये लो। ठीक, ये x किरणों की तरंग दैर्घ्य है। ठीक, उसके बाद दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश ये रहा, यानी विजिबल लाइट, यहाँ लिख देता हूँ दृश्य प्रकाश। इसका तरंग दैर्घ्य बता रहे हैं कुछ, ये बता रहे हैं 680 नैनोमीटर या 6800 एंगस्ट्रॉम। ये 10 की पावर -10 होता है, सीधी सी बात है, आप जानते हैं। और रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे ऐसे, ये है 500 मीटर। कितना बड़ा तरंग दैर्घ्य है। कहता है ये 3 हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तीनों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। सवाल ये पूछा है कि किस राशि का मान समान है। किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए प्रकाश की चाल, क्या कह रहे हैं, प्रकाश की चाल, जो कि वैद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है, कितनी कहते हैं इसको, c। कितनी होती है, 3 × 10 की घात 8
मीटर प्रति सेकंड सभी में समान है, सभी में समान है। ठीक, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग में प्रकाश की चाल सबकी एक जैसी होती है और वह होती है 3 गुणा 10 की घात 8। क्या क्या बदलता है, क्या चीज़ बदलती है? देखिए सूत्र होता है, बता देता हूँ, इसको याद रखेंगे। ये होता है न्यू लैम्बडा। ठीक, तो प्रकाश की चाल तो अचर हो गई, तो विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए ये दोनों चीज़ें बदलती रहती हैं, यानी न्यू 1 लैम्बडा 1, न्यू 2 लैम्बडा 2, न्यू 3 लैम्बडा 3, है ना, ये सब चलता रहता है। प्रकाश की चाल अचर रहती है, ये सूत्र रहता है, जिसका चाहे जो निकाल लो तुम। एक का तुम्हें आवृत्ति पता है, ये क्या है न्यू, ये है आवृत्ति, ये आवृत्ति है, और ये क्या है लैम्बडा, ये तरंग दैर्घ्य है। अगर तुम्हें एक की आवृत्ति, एक का तरंग दैर्घ्य, दूसरे की आवृत्ति पता हो तो तीसरे का तरंग दैर्घ्य में आराम से निकलेगा। इस सूत्र से आराम से निकल जाएगा बिल्कुल। ये प्रकाश के लिए या विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए मूल सूत्र है, एकदम मूल सूत्र है। मतलब इस पे सवाल आया रखा है, ये मान के चलो आप। एक की आवृत्ति बताई, एक का तरंग दैर्घ्य बताया, दूसरे की आवृत्ति बताई, इसको पूछ लिया, या दोनों तरंग दैर्घ्य बता दिए, एक आवृत्ति बता दी, एक आवृत्ति पूछ ली। ठीक, तो देखा जाए तो ये एक ऐसा सवाल है जो बोर्ड एग्जाम के लिए, मान के चलिए बोर्ड एग्जाम के लिए ये 100% इम्पोर्टेंट है, 100% इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर में आया पड़ा है बिल्कुल। ठीक, चलिए अगला सवाल करते हैं, आगे देखते हैं क्या बात है, कौन सा प्रश्न आ रहा है आगे। लेते हैं 8-4। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछता है, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में जेड अक्ष के अनुदिश चल रही है, इसके वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के सदिश की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे? यदि तरंग की आवृत्ति इतनी हो तो इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? ठीक, अब देखिए चुंबकीय तरंग जो है, मान लीजिए कोई विद्युत चुंबकीय तरंग जेड अक्ष की दिशा में चल रही है। ठीक, तो एक्स वाई जेड ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए जेड है, एक्स बना लें कहीं, एक्स वाई जेड, तो ये देखो ये एक्स हो गया, और यूँ घूम के आएंगे तो ये वाई हो गया, और ये जेड हो गया। तो तरंग के चलने की जो दिशा है वो इस तरफ है। तो चुंबकीय क्षेत्र एक्स में या वाई में, और विद्युत क्षेत्र, अगर चुंबकीय क्षेत्र एक्स में हो गया तो वाई में हो जाएगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक्स वाई में होंगे और एक दूसरे के लंबवत होंगे। अब मान लीजिए हम क्या कह सकते हैं भाई, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र कहाँ होंगे? एक्स वाई तल में होंगे, कहीं भी हो सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि एक्स एक्स पे होगा एक वाई पे होगा, कहीं भी हो सकते हैं। देखो यहाँ एक तल बना लें अपन, अगर मान लो हम यहाँ एक तल बना लें ऐसे, ये जो तल है देखो ये एक्स वाई तल है, एक्स वाई तल है। ठीक, तो एक्स वाई तल में मान लीजिए मैं इधर ले लेता हूँ विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो इसके लंबवत कौन होगा? इसके लंबवत हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? ठीक, क्या लिखेंगे? ई व बी एक्स वाई तल में होंगे एवं एक दूसरे के लंबवत होंगे, एक दूसरे के एक दूसरे के, है ना, देखो मैं दूसरे को ठीक करके लिखूंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा ना ऐसे बनेगा, देख, एक दूसरे के लंबवत होंगे, ये लो। ठीक, ये बात पक्की हुई।
अब दूसरी बात कह रहा है कि एक हम कुछ देते हैं आपको, c बराबर न्यू लैम्बडा के हिसाब से बता रहे हैं आपको, प्रकाश की चाल ये है, ये होती है प्रकाश की चाल या विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल। आवृत्ति बता रखी है मेगा हर्ट्ज में, तरंग दैर्घ्य मांग रहा है 30 मेगा हर्ट्ज है, तो आवृत्ति का मान कितना लगा दूं, 30 मेगा के लिए क्या लगाओगे तुम लोग, 10 की पावर 6 लगा दोगे, ये तरंग दैर्घ्य का मान आ जाएगा। कितना आ रहा है बताओ, 3/30, ये हो गया 10 की घात -1, क्योंकि ये नीचे पहुंच जाएगा इसके। और क्या बचा, 10 की घात 2 बच गया, ये हो गया लैम्बडा। तो लैम्बडा कितना आ गया, 10 मीटर आ गया, देखो ठीक, 10 मीटर हो जाएगा। उत्तर मिला देते हैं, चौथे सवाल का उत्तर मिला देते हैं, ठीक है। बाकी उत्तर वैसे हमारे पास होने चाहिए, लेकिन अब कहाँ बार बार 10 मीटर आ गया। ई और बी XY तल में हैं, वह परस्पर लंबवत हैं, बात पूरी हो गई। चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। एक बार जरा समय देख लें अपनी क्लास का, 38 मिनट, ओके रोक लेते हैं अभी, बस बटन दबा के फिर आते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 हो चुका है, चलेंगे अगले सवाल पे, प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। आठ 5 एक रेडियो 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12.5 मेगाहर्ट्ज बैंड के किसी स्टेशन से स्वयं स्वरित हो सकता है। संगत तरंग दैर्घ्य बैंड क्या होगा, यानी तरंग दैर्घ्य कहाँ से कहाँ तक बदलेगी। तो हम जानते हैं तरंग दैर्घ्य पहले वाली निकाल लेते हैं, प्रकाश की चाल और पहला जो तरंग दैर्घ्य निकलेगा, इससे पहली आवृत्ति बता रखी है, देखो 7.5 मेगाहर्ट्ज, तो लगा देंगे इसमें, और क्या है 7.5 मेगाहर्ट्ज लगा देंगे, ये रहा देखो, ये आ गई, ये पहली तरंग दैर्घ्य है। दूसरे में क्या लगा देंगे, 3 × 10 की घात 8 प्रकाश की चाल या विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, तो यही होती है। अब तक हम इसी पे बात कर रहे थे ठीक, इसमें है 12 मेगाहर्ट्ज, तो 12 × 10 की घात 6, ये आएगा किसमें, यह आएगा मीटर में, और ये भी मीटर में। बस ये हमारे दोनों उत्तर हैं, यही हमारे उत्तर हैं, ठीक। ये क्या है, तरंग दैर्घ्य प्रास है, यानी कहाँ से कहाँ तक। अच्छा, इनमें कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, देखो देखो ये बड़ी होगी, इसमें नीचे कौन है 7.5 है, इसमें नीचे कौन है 12 है। अब ये बड़ी होगी, देखो ठीक। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 6 पे आ जाते हैं। सरल सा सवाल है, उत्तर मिला लेंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे, 8.6। एक आवेशित कण अपनी माध्य अवस्था साम्य अवस्था के दोनों ओर 10 की घात 9 हर्ट्ज आवृत्ति से दोलन करता है। दोलक द्वारा जनित विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी। ये मैक्सवेल के प्रयोग पर आधारित है। आवेशित कण जो है, जो उसकी आवृत्ति है, वही विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति भी होगी। आवेशित कण, अब देखिए मैं इसका थोड़ा सा प्रयोग समझा देता हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई स्प्रिंग है और यह एक आवेशित कण है, इसमें आवेश है Q, इसका कोई द्रव्यमान भी होगा M मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर सकते हैं, देखो। और इसको आवेशित करवाया जा रहा है, हम सॉरी इसको दोलन करवा रहे हैं। तो हम जानते हैं ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, तो सरल आवर्त गति कर ही लेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सरल आवर्त गति करेगा या आवर्त गति करेगा, ऐसा हो गया। अब मान लीजिए आवर्त गति कर रहा है और ये इस दिशा में आवर्त गति कर रहा है, ऐसे
या तो इधर को जाता है या इधर को आता है, ऐसे। ठीक, तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होगी, इसके चारों तरफ विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होगी। विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होने में दो बातें अहम होती हैं, मैं आपको यहाँ बहुत बड़ी और बढ़िया जानकारी दूंगा कि मान लीजिए ये आवेश जो है इस दिशा में गति करता है और हम देखना चाहते हैं कि यहाँ किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान कैसे बदलेगा। तो ये कण देखिए जब इस तरफ को चलेगा तो विद्युत क्षेत्र इस बिंदु के पास आएगा ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो घटेगी। तो हम जानते हैं कि आवेशित कण के पास जाने पे उसका विद्युत क्षेत्र बढ़ता है। तो यानी विद्युत क्षेत्र जो है यहाँ पर घटेगा या बढ़ेगा, इसी दिशा में घटेगा या बढ़ेगा। तो इस दिशा में विद्युत क्षेत्र के आयाम होंगे। ठीक, और जब ये चलेगा ऐसे यूँ चलेगा तो इसकी जो विद्युत धारा है वो इसी दिशा में बनेगी, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र के आयाम होंगे। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के आयाम हो जाएंगे, देखो ऐसे। ठीक, भाई धारा की दिशा यही हो जाएगी। तो कुल मिला के धारा की दिशा के लंबवत होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है के आयाम एक लंबवत तल पे होंगे और ई के। तो चुंबकीय तरंग जो होगी ई और बी के लंबवत होगी। तो चुंबकीय तरंग क्या हो रही होगी, अंदर की तरफ जा रही होगी। चुंबकीय तरंग अंदर की तरफ जा रही होगी या बाहर की तरफ आ रही होगी। वो कैसे देखते हैं, लॉरेंज बल शून्य कर देते हैं, ई एक्स पे बी वाई पे। तो चुंबकीय तरंग किस तरफ को जा रही होगी, वी किस तरफ को होगा, ये हम जानते हैं। हमारे पास एक सिंपल सा सूत्र होता है, हम उससे लगा लेते हैं। क्या सूत्र होता है बताते हैं। ई जो होता है वो होता है माइनस वी क्रॉस बी, ऐसे। ठीक, अब देखिए ई किस तरफ है, ई है आई, एक्स एक्सिस पे मान लिया मैंने। ई के आयाम हो रहे हैं, पॉजिटिव पे लगा दिया इसको। ये पॉजिटिव है तो बी को पॉजिटिव वाई पे लगा लिया मैंने, यानी धनात्मक वाई एक्स पे लगा लिया मैंने कुछ ऐसा कर लिया कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो मुझे देखना है कि तरंग की जो चाल है वो किस आएगी, जेड अक्ष पे आएगी, धनात्मक पे आएगी या ऋणात्मक पे आएगी। ठीक, मान लीजिए मैं आई वी जो है ये मुझे निकालनी है ऐसे। तो वी सिर्फ मैं लगा रहा हूँ सिर्फ दिशाएं, मान तो जो भी होंगे वहाँ से निर्धारित होंगे। बी जो है वो जे पे है। ठीक, अब देखो आई जे के, ये वामावर्त घूमता है मान लीजिए तो प्लस में होता है आई जे के जो है। अब यहाँ से दिख रहा है भाई हमें आई चाहिए, तो क्या करें, के क्रॉस जे करें। के क्रॉस जे करें अगर मान लीजिए के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई आएगा, माइनस बाहर भी पड़ा है तो के क्रॉस जे कर दें तो के हो गया। यानी तरंग की जो चाल होगी वो के पे होगी, यानी प्रकाश तरंग इस तरफ को आएगी, सी ए होगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग बोर्ड में से बाहर की तरफ निकलेगी। ठीक, तो विद्युत चुंबकीय तरंग हो गई उत्पन्न। कैसे हुई ये मैंने समझाया। आवृत्ति कितनी हुई, जिस आवृत्ति से आवेश दोलन करता है उसी आवृत्ति से ये विद्युत क्षेत्र दोलन करता है, उसी आवृत्ति से ये चुंबकीय क्षेत्र दोलन करता है, वही होगी तरंग की आवृत्ति। तो समझ गए होंगे कि किसी भी आवेशित कण के अगर दोलन करवा दें तो चुंबकीय तरंग कैसे बनती है, उसकी चाल या उसकी चलने की दिशा कैसे निर्धारित कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब आया 7 नंबर का सवाल, जो कि बहुत ही बढ़िया सवाल है, बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इस पर लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट। ठीक, निर्वात में एक आवर्त विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम V0 है। तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या होगा। तो जानते हैं हमारे पास सूत्र होता है E0, ये होता है CB0। अब अभी मैं बता रहा था आपको कि जो लॉरेंज बल है कुल वो शून्य रहता है। विद्युत चुंबकीय तरंग एक सीधी रेखा में चलती है। विद्युत चुंबकीय तरंग में जो आवेशित कण हैं उनका विलोपन हो चुका होता है, इसे बोलते हैं इनहिलेशन, विनाश हो चुका होता है। एक होता है पॉजिट्रॉन,
एक होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यानी आवेश को माने और आवेश पर परिणामी बल शून्य कर दें। सूत्र आता है ये, इसे कहते हैं वेग वर्णकर्ता। वेग वर्णकर्ता, वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर। ये हमने पढ़ा है, चुंबकीय क्षेत्र में भी पढ़ा है और इस चैप्टर में भी मैंने इसे आपको पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है। ठीक, कुल मिला के यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है, ई का मान चाहिए तो 2 × 10⁸ ये प्रकाश की चाल हुई या विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल हुई, जो भी कहो। और ये मान दे रखा है नैनो टेस्ला, 510 नैनो टेस्ला। नैनो के लिए 10⁻⁻9 लगा देंगे। ये जो विद्युत क्षेत्र बन के आएगा, एक इसमें आएगा, यह आएगा वोल्ट प्रति मीटर में। हम जानते हैं इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, 2 मात्रक इसके उपयोग में लाए जाते हैं। एकांक आवेश पर करने वाला कार्य तो जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक ठीक, और विभव परिवर्तन की प्रवणता है ना, विभव परिवर्तन की प्रवणता तो ये वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। ये सिंपल सी बातें हैं। ठीक, चलिए अब ये कितना हो गया भाई, देखो 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 देखो, अब ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 15। गुणा कर दो यार इसको, हो गई गुणा। चलो ये हो गया 10⁻⁻1, तो कितना हो जाएगा यार, ये तो कट गया 153 वोल्ट मीटर इनवर्स, ये हो जाएगा। अब ये जो है मुझे थोड़ा सा, मैं इसका उत्तर मिला के देता हूँ आपको ना, क्योंकि 3 है, हाँ इतना होना चाहिए। उत्तर मिला लेते हैं, 7 नंबर का उत्तर है। यहाँ तो कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बिल्कुल आखिरी पन्ने पे पहुँचे हुए हैं। हाँ, 153 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र जो है वोल्ट प्रति मीटर है ना, वोल्ट प्रति मीटर को लिख सकते हैं क्या, न्यूटन प्रति कूलम, ये भी लिख सकते हैं। वोल्ट को मैं कह रहा था क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम लिख सकते हैं। तो मात्रक कैसे बदल रहे हैं देखो, जूल प्रति कूलाम मीटर ये भी हो रहा है, जिसके बारे में बता रहा था कि जूल प्रति कूलाम वोल्ट का मात्रक है, ये भी हो रहा है। यानी ये सारे के सारे मात्रक जूल प्रति कूलाम मीटर, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक, वोल्ट प्रति मीटर, ये सब किसके हैं, विद्युत क्षेत्र के मात्रक हैं। ऐसा ही मात्रक में क्या लिखते हैं अपन, न्यूटन प्रति कूलाम लिख देते हैं। एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। चलिए खैर हो गया काम, उत्तर आ गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं 8वें सवाल तक पहुंच गया मामला, धीरे धीरे ये आ गया। कल्पना कीजिए ये हो चुका, नहीं नहीं ये नहीं हुआ यार, 7वां हुआ, 8वां हुआ, 8वें हाँ 8 पे आ गए। कल्पना कीजिए कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र आयाम E0 बताया गया है, मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र बताया गया है बच्चों, ये बताया गया है E0 और ये बताया गया है 120 न्यूटन प्रति कूलम। ये देखिए ऐसे, ठीक। और आवृत्ति बताई गई है न्यू, ये बताई गई है 50 मेगाहर्ट्ज में बदल लेता हूँ, मेगाहर्ट्ज को 6 लगा लेता हूँ, ये बन गई आवृत्ति। विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बता रहा है। इसके बाद ये तरंग किस तरफ चल रही है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, अपनी तरफ से आपको मान लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। ये कह रहा है इसका B0 ओमेगा के लैम्बडा बताइए, ठीक। अब देखिए अगर हमें चाहिए तो हम जानते हैं E0 ये होता है CB0, तो E0 का मान है B0 आ जाएगा। B0 कितना आ गया देखो, B0 आ गया E0/c, चाल प्रकाश की चाल से इसको भाग कर देंगे हम। E0 कितना है 120, प्रकाश की चाल क्या होती है 3 × 10⁸, ये आ जाएगा टेस्ला में, ये हो गया 40
गुना 10 की घात माइनस 8 टेस्ला। ये हो गया बी नॉट का मान। ठीक, इसके बाद ओमेगा। ओमेगा जो है कैसे मिलेगा? ओमेगा मतलब कोणीय आवृत्ति। तो ओमेगा निकालना चाहते हैं। देखो ओमेगा होती है क्या? कोणीय आवृत्ति। इसके बारे में भी तुम खूब जानते हो, कोणीय आवृत्ति के बारे में। ये कितनी होती है कोणीय आवृत्ति? होती है 2 पाई न्यू। मतलब न्यू तो है तुम्हारे पास, ये रहा देखो, कोणीय आवृत्ति मिल जाएगी। लो मिल गई। 2 पाई गुना 50 और गुना 10 की पावर 6 किस में आ जाएगी? ये आ जाएगी रेडियन प्रति सेकंड में। कोणीय आवृत्ति होती है रेडियन प्रति सेकंड में। कोणीय चाल भी कह देते हैं इसको, कोई बात नहीं है उसमें, कोई ऐसी बात नहीं है। तो कुल कितनी आ गई है? ये आ गई 100 पाई 10 की घात 6 रेडियन प्रति सेकंड, ऐसे लिख देते हैं, RD रेडियन प्रति सेकंड। ये उत्तर प्राप्त हो गया तुम्हारा। ठीक, और क्या मांगा है? के मांगा है। के, तरंग के अंदर के, तरंग का अपना एक नियतांक होता है के। तुम जानते हो कितना होता है? ये होता है 2 पाई बटे लेमड़ा। चलो 2 पाई हो गया। लेमड़ा कितना है? ये जो लेमड़ा है ये कितना है? लेमड़ा कैसे याद करोगे? लेमड़ा होता है आवृत्ति गुणा चाल। चाल कितनी है? 10 की घात 8 गुणा 3 और आवृत्ति कितनी है? आना आना आना, ये रही 50 और ये हो गया 10 की घात 6। लो भाई ये भी आ गया तुम्हारा, ये भी मिल गया के। और क्या चाहिए? बस 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 बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये आ गया, बी आ गया, सब आ गया। व्यंजक लिखने वाली बात है, ई और बी के व्यंजक लिखने वाली बात है। तो व्यंजक कैसे लिखेंगे? ये सारी चीज़ें व्यंजकों में लगती हैं, सब चीज़ें जो निकाली हैं ये व्यंजकों में लगती हैं। व्यंजक देखो यहाँ लिख देता हूँ। मान लीजिए ई को लिखता हूँ वाई अक्ष पे, तो ये हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। जेड अक्ष पे तरंग को चला देता हूँ, धनात्मक जेड अक्ष पे, और ये लिख दिया मैंने ई नॉट। अब मान लीजिए वाई अक्ष पे मैंने क्या ले लिया? ई ले लिया। ठीक, तो बी को मैं एक्स अक्ष पे ले लेता हूँ। ये हो गया बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। ये हो गया। ठीक, इस तरीके से लिख देंगे इसको, एक एक्स पे, एक वाई पे और एक जेड पे, तीनों लंबवत होते हैं, आपको पता ही है। ये व्यंजक हो गया इस तरीके से, देखो ऐसे। ठीक, ओमेगा के जेड ये सारी चीज़ें यहाँ से देख के आप जो भी वैल्यू है वहाँ लगा देंगे आप, तो व्यंजक बन जाएगा। ठीक, ई नॉट ये रहा, बी नॉट यहाँ से मिल जाएगा, ओमेगा मिल गया, टी ये समय है, ये लगता नहीं है, आपको पता है ये तो बदलने वाला समय है, के मिल गया, जेड लगता नहीं, जेड जेड अक्ष पे होता है तो जेड लगता नहीं, सीधी सी बात है। ठीक, तो कुल मिलाकर व्यंजक मिल गया। प्रश्न नंबर 8 हल हो गया। चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। 8, 9। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों की परिभाषिकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है। चलिए ठीक है, मान लिया पाठ्य पुस्तक में दी गई है, सही बात है। सूत्र E बराबर एच न्यू। क्या सूत्र बताया? E बराबर एच न्यू। ठीक, विकिरण के लिए क्वांटम की ऊर्जा फोटॉन, फोटॉन की ऊर्जा है ये, इसे क्या कहते हो तुम? फोटॉन। बहुत पढ़ा होगा यार इसके बारे में तुमने, फोटॉन 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 फोटॉन। केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में आता है ये फोटॉन। ठीक, फोटॉन बोल देते हैं इसको, है ना, ये फोटॉन आ गया। इसे एक फोटॉन की ऊर्जा कहते हैं, फोटॉन भी कह देते हैं इसको, जिसमें H जो है वो प्लांक का नियतांक है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है 6.6। ठीक है, 10 की घात -34 है ना।
तो ये जो है का उपयोग कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ण क्रम के विभिन्न भागों के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मात्रक फोटोन की ऊर्जा के लिए निकालिए। फोटोन ऊर्जा के जो विभिन्न परिमाण आप पाते हैं वैद्युत चुंबकीय विकिरण के स्रोत किस प्रकार संबंधित हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाते हैं ऊर्जा को, ये किसमें ऊर्जा है देखो, ये तो तुम्हें पता है यार, ये तो जूल में है, सही बात है, ये देखो जूल है, ठीक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मांग रहे हैं ना इसको, तो क्या करेंगे, एच न्यू को इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग कर देंगे, तो किसमें बन जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन जाएगी, ये बन गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस 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 यही उत्तर है, ठीक। फोटोन की ऊर्जा को या किसी भी ऊर्जा को, क्योंकि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10⁻⁻19 जूल होते हैं, और फोटोन की ऊर्जा बहुत कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे तो उसका मान ठीक ठीक हमें दिखाई देने लगता है, आने लगता है, ठीक। तो ये तो बात हुई ऐसी सरल सी। अब आ गया 10 नंबर का सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 पे चले गए। आठ 10 एक समतल ईएम तरंग विद्युत क्षेत्र इतने इतने आवृत्ति तथा इतने इतने आयाम से ज्यावक्रीय रूप में दोलन करता है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य कितनी है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है, दर्शाइए। ई की औसत ऊर्जा बी की औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर है। वही बात मतलब फिर से आ गई है, ठीक है। देखिए आवृत्ति जो है न्यू है 2 × 10⁻10 हर्ट्ज, और जो ई है आयाम है यानी अधिकतम मान है वो है 48 वोल्ट पर मीटर। मान लो बी नॉट चाहिए तो क्या करेंगे, बी नॉट ई नॉट बाई सी कर देंगे, ये लो। तो ई नॉट कितना है 48, और ये कितना हो जाएगा 3 × 10⁸, ये हो गया कितना, ये हो जाएगा टेस्ला में, ये लो। ये आ गया तुम्हारा एक उत्तर, ये बी आ गया। तरंग दैर्घ्य कितनी है, ये आवृत्ति दे रखी है। तरंग दैर्घ्य लैम्बडा होती है, उसे क्या कर देंगे, प्रकाश की चाल और आवृत्ति से गुणा कर देंगे, ये हो गई लो भाई तरंग दैर्घ्य। प्रकाश की चाल और आवृत्ति से गुणा कर देंगे ना, तरंग दैर्घ्य निकालना है आवृत्ति गुणा प्रकाश की, प्रकाश की चाल कहाँ, प्रकाश की चाल को तरंग दैर्घ्य होगी प्रकाश की चाल बटे आवृत्ति। उल्टा सूत्र लगा देंगे यार, हम लोग क्या करते हैं यार, भूल जाते हैं कहाँ इतनी जल्दी। ये आ गया आवृत्ति कितनी है 2 × 10⁻⁻+10 है ना, 10⁻10 यही लिख देता हूँ, ये लो, ये लग गई बस। ये मीटर में आ जाएगी तरंग दैर्घ्य। और क्या पूछा, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम हो गया। दर्शाइए ई क्षेत्र की औसत ऊर्जा घनत्व बी क्षेत्र की औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर है। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, देखो तुम्हें पता है ऊर्जा घनत्व, इसमें हमने निकाल रखे हैं 1/2 एप्सिलॉन0 E²। ये है वैद्युत ऊर्जा घनत्व। घनत्व है ना, घनत्व लिखता हूं, ऊर्जा घनत्व, घनत्व, और 1/2 B² μ0, ये है चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व ये तुमने पता है, ये तो तुम्हारी नई बात नहीं है। इन दोनों को निकाल के बताओ कि ये बराबर होंगे। ये बराबर होते हैं क्योंकि जो E0 है, E0 क्या होता है देखो, E0 होता है CB0। ये चीज़ आती है ना, यहाँ से प्रकाश की चाल मिल जाती है तुम्हें, एक सूत्र बनता है वहाँ पे। प्रकाश की चाल क्या होती है 1/√μ एप्सिलॉन0 μ0, ये निर्वात में होती है। तो यहाँ ई का और बी का मान लिखोगे तुम तो ये दोनों बराबर आ जाते हैं, ठीक। मान है ई का, बी का मान ये रहा, लगा दो तो आ जाएगा, ठीक।
चलिए अब आएंगे अतिरिक्त अभ्यास। अतिरिक्त अभ्यास पे पहुंच गए हैं धीरे धीरे। पढ़ते हैं अतिरिक्त अभ्यास का सवाल नंबर 11, 8, 11। अतिरिक्त अभ्यास, अब आएगा मजा, बड़े बड़े सवाल होते हैं। खैर यहाँ पर देखिए एक विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र बताया हुआ है। चलो मैं लिख देता हूँ इसको। विद्युत क्षेत्र को सामान्यतया मैं लिखता हूँ, यह है 3.1 और कॉस ब्रैकेट 1.8 वाई, रेडियन पर मीटर है ना, 1.8 वाई और प्लस 5.4 गुना 10⁶ टी। ठीक, और ये जो विद्युत क्षेत्र लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स अक्ष पर। इसके सामने कुछ लिखा है आई कैप। ठीक, और जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो वाई अक्ष पर चलती है। ये है वाई तरंग की गति की दिशा। ये तुम जानते हो कि यहाँ गति की दिशा होती है। ठीक, ये आ गया। अब क्या पता पूछ रहा है, तरंग संचरण की दिशा क्या है। तरंग संचरण की दिशा यहाँ पर अगर ली होती है ऐसे, ये प्लस होते हैं तो ऋणात्मक होती है। तरंग संचरण की गति की दिशा जो है, क्योंकि यहाँ पे माइनस के वाई होता है, ये वाई का नंबर माइनस का होता है तो प्लस में होती है इस दिशा, और ये प्लस का होता है तो माइनस में होती है। तो इसका मतलब तरंग की गति की दिशा माइनस वाई अक्ष पर ऐसे लिख देते हैं, या वाई अक्ष के अनुदिश लिख देते हैं। ये बात होगी क्लियर। तरंग दैर्घ्य कितना है, लैम्बडा कितना है, तो बड़ी सी बात है, लैम्बडा कितना है बताओ। लैम्बडा कहाँ से मिलेगा, ये जो नंबर होता है ये इसे हम क्या कह रहे हैं, ये होता है के। इसका मान यहाँ से लैम्बडा मिल जाता है। के जो होता है वो होता है 2 पाई बाई लैम्बडा, और इसका मान कितना है 1.8। तो लैम्बडा का मान आ गया देखो 2 पाई बटे 1.8। और मात्रक जो है सही है, मीटर में है, मात्रक जो है वो मीटर में दिए गए हैं, तो ये मीटर में आ गई वैल्यू। तरंग दैर्ध्य का मान आ गया, लो ठीक, उत्तर हो गया, तरंग दैर्ध्य मिल गया। यानी तरंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं पहचानने के लिए अच्छी बात है। तरंग की आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति यहाँ से मिलेगी, ओमेगा टी होता है ये नंबर, ये हो गया ओमेगा। ओमेगा क्या होता है बताओ, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। ठीक, तो ओमेगा न्यू चाहिए, तो न्यू कितना हो गया, ओमेगा बटे 2 पाई, ये हो गया देखो। तो न्यू हर्ट्ज में आएगी। ओमेगा कितना है 5.4 गुना 10⁶, इसके बटे में क्या लगा देंगे 2 पाई, ये होगी हर्ट्ज में आवृत्ति, हर्ट्ज वाली आवृत्ति आ गई, ओमेगा टी ओमेगा वाला नंबर है, आवृत्ति मिल गई भाई। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र सदिश का आयाम कितना है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश का आयाम कितना है। ठीक, अब तुम समझ रहे होगे कि सूत्र कौन सा लगाने जा रहा हूँ मैं। मैं लगाने जा रहा हूँ E0 = CB0। तो B0 आ गया देखो मेरे पास, ये हो गया E0 बाई C। E0 का मान ये रहा 3.1 और ये 3 गुना 10⁸। बस ये हो गया टेस्ला। ये है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, लो ठीक। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक लिखिए, तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक लिखिए। अब देखो यहाँ व्यंजक लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी हम लोगों को, व्यंजक लिखने में हमें थोड़ी समस्या होगी, क्योंकि हम कुछ प्लस माइनस में गलती ना कर दें, इसलिए व्यंजक हमें सोच समझ के लिखना पड़ेगा। चलिए,
तरंग की गति की दिशा माइनस वाई है, इसको पकड़ के रखें। और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम जो है वो ये है, ये तो हमें पता है, तो लगा ही देंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ होती है, फिर मैं कहूँगा कि इस सूत्र को जरूर याद रखें, E इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी। ये लॉरेंज का सूत्र है जो निर्धारित करेगा सारी बातों को। ठीक, तरंग की चाल किस तरफ है, तरंग की गति की दिशा किस तरफ है, माइनस वाई अक्ष पर है। तो यानी तरंग की जो चाल है वो कितनी है, माइनस, चाल है c और ये है माइनस j की तरफ, ऐसे। और गुणनफल किसका करेंगे, b के साथ करेंगे। b का मान क्या है, b का मान है b नॉट और इसकी दिशा मान लेते हैं n कैप। क्या दिशा मान ली मैंने, b की n कैप, और इसका मान कितना है, ये रहा इसका मान, इसका आयाम ये है। और विद्युत क्षेत्र कहाँ है, ये रहा विद्युत क्षेत्र I पे, तो यहाँ इसको लगा देता हूँ, ये रहा इसका मान 3.1। ठीक, क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं ई नॉट, ई नॉट मान लेते हैं, आयाम है ई नॉट, ये रहा ई नॉट, देखो ये ई नॉट तो है और क्या है, ठीक है, कहाँ, आई कैप पे। तो यहाँ से मुझे निकालना क्या है, यहाँ से मुझे निकालना है ये n, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। ठीक, अब मैं जानता हूँ कि ई नॉट जो है वो सी बी नॉट के बराबर है, खत्म। ठीक, अब यहाँ क्या बचा मेरे पास, आई, यहाँ क्या बचा, माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया, जो माइनस जे गए पे प्लस कर देगा बाहर आके। और यहाँ क्या बचा मेरे पास बचा जे सदिश गुणनफल n, n क्या है, n ही है b की दिशा। बड़ी कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, बहुत बढ़िया, आराम से निकल जाता है। अब मुझे j के साथ कोई ऐसा गुणनफल करना है जो I बनाता हो, तो j क्रॉस के तुम्हें पता है, j क्रॉस के क्या होता है, बताओ, ये I होता है, लो सिंपल हो गया। तो n कितना आ गया, लो सर ये तो बड़ा आसान सा था, ये तो बड़ी कोई दिक्कत ही नहीं आई इसमें, तो n आ गया k कैप। ठीक, अब मैं चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिख दूंगा, खत्म। चलिए लिख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिखने जा रहा हूं, b सदिश, क्या लिख दिया, 3.1/3 गुना 10⁸, ये हो गया आयाम, ये रहा आयाम। ठीक, कॉस जो का तू, कॉस में कोई परिवर्तन नहीं है, 1.8 वाई प्लस 5.4 10⁶ टी और के कैप, और बाद में क्या लिख दिया, टेस्ला। लो भाई, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। तो कैसे लिखते हैं, समझ में आ गई बात, व्यंजक कैसे लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो देख लेंगे, हम ये तो पता लगा लेंगे यार, ये जो है आई जो है वो किस तरफ है, विद्युत क्षेत्र किस तरफ है, एक्स अक्ष पे है, और चल किस तरफ रही है, वाई अक्ष पे चल रही है। तो सिंपल सी बात है, चुंबकीय क्षेत्र तो जेड अक्ष पे ही होगा, तीनों लंबवत ही होते हैं, लेकिन वो प्लस में जेड पे होगा या माइनस में जेड पे होगा, हम गलती यहाँ कर देते हैं इसमें। ठीक, अब सामान्यतया ये प्लस में जेड पे आ गया। ठीक, अगर मान लीजिए मैं यहाँ ये y का नंबर माइनस कर दूं, माइनस के वाई, तो ये माइनस जेड पे आएगा। तो मुझे कुल मिला के लॉरेंज के बल का जो सूत्र है जिससे मैंने अभी निकाला, मुझे उसी से पता करना पड़ेगा। ठीक, खैर उत्तर की जांच कर देते हैं एक एक करके, 8-11 के उत्तर मिला देते हैं, 8-11 का उत्तर मिला के फाइनल कर लेते हैं इसको। ओके, गति की दिशा माइनस वाई अक्ष आ गई, ये रहा। और चुंबकीय क्षेत्र जो है
100 नैनो टेस्ला वो बनी जाएगा लगभग 100 नैनो टेस्ला। और ओके डन, करेक्ट। यदि दिशा निकालने में ध्यान रखें, लॉरेंज का जो बल है उसका जो सूत्र है उससे निकालें। यह ना माने ये पॉजिटिव एक्स, ये वाई जेड, ये तो होता ही है, लेकिन उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव, धनात्मक ऋणात्मक सूत्र के हिसाब से आते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आ गए हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। अगला प्रश्न, अगला अभ्यास। 11 नंबर तक हम कर चुके हैं। देखते हैं 12 नंबर में क्या कहता है। 12 नंबर वाला क्या कहता है। ठीक, क्या कह रहा है? 100 वाट का विद्युत बल्ब की शक्ति लगभग 5% 50% नहीं बाबा, दृश्य विकिरण में बदल जाती है। अब देखिए, दृश्य विकिरण में शक्ति, नाम लिख दूं पहले इसका, है इसका नाम है 8/12। ठीक, तो विकिरण में कितनी शक्ति गई जरा बताओ। विकिरण में शक्ति गई, विकिरण शक्ति, ये शक्ति बन जाएगी पावर, और ये कितनी हो गई? 5% गई। 100 वाट का बल्ब है तो 5 वाट जाएगी। ये लो 5 वाट, बस भाई 100 वाट का बल्ब है, 5% है। ये वह विकिरण है जो प्रकाश देगा, लाइट देगा। ठीक, बल्ब से 1 मीटर दूरी पर, मान लीजिए बल्ब है, ये जो बल्ब है, देखो बल्ब बना दूंगा मैं, ये बल्ब बना दिया मैंने। देखो ये कुछ इस तरीके से ये बल्ब है, ये बल्ब जो है, ये रहा बल्ब, देखो। ठीक, ये रहा बल्ब। ठीक, बल्ब से 1 मीटर दूरी पर, बल्ब को एक बिंदु प्रकाश स्रोत मानते हुए हम काम करेंगे। 1 मीटर दूरी पर, 10 मीटर दूरी पर दृश्य विकिरण की औसत तीव्रता कितनी है? औसत तीव्रता यानी ये जो पावर है ये कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है, इसे कहते हैं तीव्रता। तीव्रता बोलते हैं शक्ति प्रति एकांक क्षेत्रफल। तो तीव्रता क्या होती है? तीव्रता को बोल देते हैं तीव्रता, इसे कहते हैं इंटेंसिटी, यानी आई, ये होता है शक्ति बटे क्षेत्रफल। कितने पृष्ठ पर फैलेगी? अब मान लीजिए मैं इसके चारों तरफ एक पृष्ठ बनाऊं तो कैसा पृष्ठ बनेगा बताओ? गोलाकार पृष्ठ पर फैलेगी। कैसा पृष्ठ है? गोलाकार। तुम जानते हो गोलाकार पृष्ठ पर फैलेगी, पक्की बात है, ये तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। गोलाकार पृष्ठ की त्रिज्या क्या है? r, ये रही। तो कितना हो गया पृष्ठ का क्षेत्रफल? पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चों? बताओ बताओ बताओ। गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल तो तुम्हें पता है, 9वीं क्लास से पढ़ रहे होगे, 9वीं क्लास से। कितना हो गया क्षेत्रफल? 4πr²। हो गया काम, तीव्रता आ गई। लो तो पावर, और ये हो गया 4πr²। ये सूत्र आ गया तुम्हारा। अब इसमें r जो है 1 मीटर लगाना है, एक बार 10 मीटर लगाना है। तो a में क्या पूछ रहा है? 1 मीटर पर। तो a का उत्तर कितना हो गया? तीव्रता a में कितनी आ गई? 5/4π 1 मीटर का स्क्वायर। और b में कितना लगा दूं? i 5/4π 10 मीटर का स्क्वायर। ठीक, क्या मात्रक होगा? वॉट प्रति वर्ग मीटर, ये होता है मात्रक, तीव्रता का मात्रक हो गया ये लो, एक उत्तर ये हो गया बच्चों, एक उत्तर ये हो गया। खत्म। समझ में आ गया तीव्रता कैसे निकालते हैं? शक्ति को पृष्ठ के क्षेत्रफल पे फैला देते हैं। ठीक, ये रहा देखो। 4π का मान रख देंगे, बाकी सब तुम्हें पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 नंबर में इतनी बात है। चलते हैं 13 नंबर में बच्चों, 13 नंबर पे करते हैं।
8 13 13 है ना मेरा है, एनसीईआरटी का फेरा है, समझे, एनसीईआरटी का फेरा है। 13 है ना मेरा है, 13 और मेरा तो तब बनेगा जब समझ में आ जाएगा, परीक्षा में हमारे नंबर होंगे अच्छे, तब बनेगा। 13 भी है फिर मेरा भी है, ठीक है। अभी पता नहीं, अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेहनत करेंगे तो मज़ा आएगा फिर। 8 13, चलो मान लिया 13 है, ठीक, 13 है मतलब तुम्हारा है, ठीक है। एवं वर्ण क्रम में विभिन्न भागों के लिए लाक्षणिक ताप परिसरों को ज्ञात करने के लिए लैम्ब्डा टी, इसे कहते हैं वीन विस्थापन नियम, विकिरण में लागू होता है वीन विस्थापन नियम। मैं बता दूं कि ये सवाल नीट में बहुत आता है, बहुत आता है ये सवाल नीट में, वीन विस्थापन नियम बड़ा आता है। सूत्र का इस्तेमाल करिए, लैम्ब्डा एम टी बराबर 0.29 सेंटीमीटर केल्विन, ठीक। ये जो केल्विन है, ये टी है, ये है परम ताप। क्या है ये? परम ताप। और ये आप जानते हैं तरंगदैर्ध्य है, ठीक। अब यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा है, देखो सेंटीमीटर लिखा है, इसका मतलब है कि तरंगदैर्ध्य तुम्हारी सेंटीमीटर में आएगी। तो परम ताप डालते जाएंगे तो विकिरण का तरंगदैर्ध्य प्राप्त होता जाएगा। जितना जितना परम ताप डालना है उतना उतना तुम डालते जाओगे तो प्राप्त होता जाएगा, ठीक। जो ग्राफ है, जो संख्याएं आपको मिलती हैं विभिन्न भागों के लिए लाक्षणिक ताप परिसरों को ज्ञात करने के लिए, जो संख्याएं आपको मिलती हैं, तरंगदैर्ध्य डालते जाओ ताप मिलते जाएंगे, तरंगदैर्ध्य डालते जाओ ताप मिलते जाएंगे। तो ताप और तरंगदैर्ध्य के बीच में ग्राफ बनाना चाहो तो ऐसा होता है, देखो ग्राफ, ये है तरंगदैर्ध्य और ये है ताप, बस 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 बस, ये रहा, ऐसा ग्राफ होता है, ये रहा, ठीक। अब इसको अगर मैं बना दूं सूत्र को, तो ये ऐसा सूत्र काम करेगा, देखो लैम्ब्डा 1 T1 लैम्ब्डा 2 T2, ये सूत्र होता है इसका, ठीक। तो ध्यान रहे, इस सूत्र पर परम ताप और तरंगदैर्ध्य के बीच के संबंध को अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस ग्राफ पर अक्सर सवाल बन जाते हैं, ठीक। संबंध ये है वीन विस्थापन नियम है, ये किसमें? विकिरण के अंदर ये चीज काम करती है, ओके। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, नीट के लिए इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, प्रश्न नंबर 13 का उत्तर की जांच करेंगे, भाई क्या क्या मिलता है। मिलता तो बहुत कुछ है, जितने चाहे लग निकाल लो तुम। ये ताप का पिंड इतने इतने है, तापमान इतने, तरंगदैर्ध्य इतने, सब जो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आया प्रश्न नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। वैद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित नीचे कुछ प्रसिद्ध अंक भौतिकी में किसी अन्य प्रसंग में वैद्युत चुंबकीय दिए गए हैं। स्पेक्ट्रम के उस भाग का उल्लेख कीजिए जिसमें इनमें से प्रत्येक संबंधित है। 21 सेंटीमीटर अंतराकाशीय आकाश में परमाणुीय हाइड्रोजन द्वारा उत्सर्जित तरंगदैर्ध्य। 21 सेंटीमीटर वाली तरंगदैर्ध्य कहाँ होती है, उसका नाम क्या होता है? 21 सेंटीमीटर वाली तरंगदैर्ध्य है, रेडियो तरंगें होती हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि इतना ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होगा यार? रेडियो तरंगों का होगा। स्पेक्ट्रम में जांच हमने की थी, हमने बताया था कि रेडियो तरंगें हैं। देखो अब ये स्पेक्ट्रम खोल देते हैं, ये रेडियो तरंगें, दीर्घ रेडियो तरंगें। पहले वाले में क्या आएगा? दीर्घ रेडियो तरंगें। स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी देनी है तो पहले वाला ए में क्या लिख दूं उत्तर में? दीर्घ
रेडियो तरंगें। ठीक, कितना तरंग दैर्ध्य बताया था? 21 सेंटीमीटर। लो भाई, फटाफट लिख देंगे सबका, ये याद करना है, लेकिन इसको लिख लिख के अभ्यास करना है। ठीक, अब 1000 मेगाहर्ट्ज प्रसिद्ध हाइड्रोजन पास वाले समीपस्थ ऊर्जा स्तरों में उत्पन्न विकिरण की आवृत्ति कौन सा है? क्या नाम है इसका? 1000 मेगाहर्ट्ज तक कौन पहुंचता है? 1000 मेगाहर्ट्ज तक कौन पहुंचेगा? आवृत्ति है 1000 मेगाहर्ट्ज का मतलब 10 की पावर 9 हर्ट्ज के आसपास, क्योंकि मेगा में 6 होते हैं, 1000 मेगाहर्ट्ज है तो 10 की पावर 9 पे आ रही लघु रेडियो तरंगें। लघु रेडियो तरंगें, तो बी में क्या लिख दें? लघु रेडियो, लघु होता है क्या? रेडियो तरंगें, ये आ गया देखो, लघु 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 लघु। यार छोटी की मात्रा लगानी थी, बड़ी की मात्रा लगा दी है, हद है यार, हद है यार मेरी हिंदी की। ये है लघु रेडियो तरंगें। ठीक, इसके बाद 2.7 केल्विन पर संपूर्ण अंतरिक्ष को भरने वाले समदैशिक विकिरण में संबंधित ताप, ऐसा विचार जो विश्व में बड़े धमाके बिग बैंग के उद्भव का अवशेष देता है। 2.7 केल्विन पर कौन सा तरंग दैर्ध्य होगा? इसके लिए हमें जानकारी लेनी पड़ेगी, इससे निकाल के लिख सकते हैं। देखो लैम्बडा टी जो है ये था 0.29, ये था। ठीक, कितना केल्विन है? 2.7, तो लिख दिया 2.7, और ये था सेंटीमीटर केल्विन में, है ना, तो ये आ गया 0.29, तो लैम्बडा आ गया 0.29 बटे 2.7 सेंटीमीटर में आ गया। ये भी कहाँ बन रहा है? क्या बन रहा है? ये भी वही बन रहा है, दीर्घ रेडियो तरंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो सेंटीमीटर में आ रहा है ये तो। ठीक, सेंटीमीटर थोड़ा ज़्यादा है तो दीर्घ रेडियो तरंगे हैं। ठीक, अब आते हैं डी में। 5000 से इतना सोडियम द्विरेखाएं, ये तो दृश्य प्रकाश है। 5 से 90 से 96 तक ये दृश्य प्रकाश का हिस्सा है। डी में 14 किलो इलेक्ट्रॉन आयरन के नाभिक के विशिष्ट संकीर्ण ऊर्जा प्रसिद्ध उच्च विभेदन के स्पेक्ट्रल संबोधन से मसेबर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये है 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये असल में हमें देखना पड़ेगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ। देखिए इसमें थोड़ा सा समझदारी की बात है। हम पहुंच गए हैं ई पे, डी तो हमने ऐसे ही पढ़ दिया, कोई बड़ी बात नहीं। डी में तो हमने बता दिया दृश्य प्रकाश का हिस्सा है। हम ई पे पहुंच गए 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये बन गया किलो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 गुना 10 की घात -19। ये बन गई ऊर्जा। ठीक, यह ऊर्जा फोटोन से मिलानी पड़ेगी तुम्हें। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? ये होती है hc/λ। अगर लैम्बडा चाहते हो, अगर आवृत्ति चाहते हो तो आवृत्ति लगा लो, ये लो देखो hν लगा लो यहाँ से, तो तुम्हें एक आवृत्ति मिलेगी। इस आवृत्ति से पता लगाओगे कौन सी आवृत्ति है। अब देखो मोटा मोटा लिख के लगा देता हूँ मैं अंदाजा। ये कितना है? 10 की घात 16 -16, और ये कितना है? लगभग 20 है। तो 20 में 10 की घात 16, 10 की घात -15 रह गया, 2 रह गया। h का मान 6.6 लगा देता हूँ, 6-3 भी लगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। -34, ये आवृत्ति आ गई। अब ये 6 है, इसको लगा दूँ तो ये 6×3 18, 0.3 हो गया, और 34 यहाँ पहुँच गया, तो कितना बचेगा? ये गुणा 10 की घात 19, बाप रे, 3 गुणा 10 की घात 18, ये आवृत्ति आ गई हर्ट्ज में। कहाँ पहुँचेगी ये? गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज से, एक्स रे से भी ऊपर जा रहा है, गामा रेज में पहुँच रहा है, एक्स किरणों तक ये पहुँच रहा है। तो कौन सी किरणें हैं? एक्स किरणें। ठीक, और गामा किरणें, दोनों हैं इसमें, ये दोनों हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या किया? तरंग दैर्घ्यों के आधार पर हमने किरणों के नाम बता दिए, भाई कौन कौन सा है। ठीक, उत्तर में एक एक अनुप्रयोग, एक एक जानकारी, थ्योरेटिकल जानकारी होती है, उसको पढ़ देते हैं एक बार। उत्तर में जानकारियाँ होती हैं थोड़ी, उसको भी पढ़ देते हैं। 14 नंबर का सवाल है ये।
रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, दृश्य, पीला, एक्स किरणें, गामा। ठीक है, हो गया, सबके नाम आ गए, बात खत्म। अब चलते हैं 15 नंबर पर। चलिए, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये। मैं स्पेशली इस वीडियो के शुरू में आपको बता चुका हूँ कि ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया है, 4 नंबर देने वाला है। अगर हम एनसीईआरटी के अभ्यास पूरी तरह का हल कर लें, 15 सवाल हैं, सिर्फ 15 सवाल हैं, अगर हम इन्हें तैयार कर लें तो 4 नंबर मिलने वाले हैं। एक सवाल नीट में हमारा ठीक होने वाला है यहाँ से। ठीक, चलिए 15 नंबर में देखते हैं। लंबी दूरी तक रेडियो प्रेषित लघु तरंग बैंड का उपयोग करते हैं, क्यों? लंबी दूरी तक रेडियो प्रेषित लघु तरंग बैंड का उपयोग करते हैं। ये थोड़ा संचार व्यवस्था का मामला है भैया। लघु तरंग बैंड मतलब छोटी तरंग दैर्ध्य का। उससे क्या होता है, आवृत्ति अधिक हो जाती है। अगर तरंग दैर्ध्य छोटी होती है, आवृत्ति अधिक हो जाती है। अधिक आवृत्ति की तरंग दूर तक जा सकती है। तो क्या लिख देंगे, अधिक आवृत्ति की तरंग दूर तक जा सकती है। ठीक, क्योंकि तरंग की ऊर्जा आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होती है। क्योंकि ऊर्जा क्या है, बताओ बताओ, तरंग की ऊर्जा क्या होती है, आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती होती है। समझ रहे बात को? हो गया उत्तर, हो कितना बढ़िया उत्तर है। ठीक, बी में क्या लिख रहा है, लंबी दूरी तक टीवी प्रेषण के लिए उपग्रहों का उपयोग आवश्यक है, क्यों? बी, लंबी दूरी तक उपग्रह टीवी में जो है बहुत अधिक आवृत्ति की तरंगें भेजनी होती हैं, और बहुत अधिक आवृत्ति की तरंगें पृथ्वी में एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकती, क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है, गोलाकार है। अब मान लो, देखो मेरी बात सुनो बच्चों। मान लीजिए ये भारत है, मेरा भारत, और मान लीजिए ये अमेरिका है। ठीक, अब मुझे यहाँ से कोई तरंग यहाँ तक पहुँचानी है, तो मुझे उपग्रह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं उपग्रह को भेजूंगा। तो पृथ्वी की गोलाकार आकृति की वजह से, ठीक, तरंग सीधे बहुत दूर तक नहीं जा सकती, इसीलिए उपग्रह का उपयोग करना पड़ता है। बी का उत्तर समझ में आ गया। बात करते हैं आगे। सी में क्या कहता है, प्रकाशिकीय व रेडियो दूरदर्शी पृथ्वी पर निर्मित किए जाते हैं। बिल्कुल सही है, किंतु एक्स किरण खगोल विज्ञान का अध्ययन पृथ्वी पर परिभ्रमण कर रहे उपग्रहों द्वारा ही संभव है, क्यों? किंतु एक्स किरण खगोल विज्ञान का अध्ययन पृथ्वी पर परिभ्रमण कर रहे उपग्रहों द्वारा ही संभव है। रेडियो दूरदर्शी जो है, यानी जो दूरदर्शी मतलब जो रेडियो तरंगों के आधार पर दूर की चीज़ों को देखता है, वो रेडियो दूरदर्शी हो गया। वो पृथ्वी पर निर्मित किया जा सकता है। एक्स किरण खगोल विज्ञान का अध्ययन पृथ्वी का परिभ्रमण कर रहे उपग्रहों द्वारा ही संभव है, क्योंकि एक्स किरण खगोल विज्ञान जो उपग्रह है वो एक्स किरण को जांच लेता है। अब मान लीजिए हमने बनाया तो है एक रेडियो किरणों पर आधारित जो है दूरदर्शी है, तो एक्स किरण कहाँ से नाप लेगा? तो उपग्रह में ये सुविधा होती है, उपग्रह इसे नाप लेता है। ठीक, अब आया डी, समताप मंडल के ऊपरी छोर पर छोटी सी ओजोन की परत मानव जीवन के लिए निर्णायक है, क्यों? क्योंकि यह अल्ट्रावायलेट जो आता है, पराबैंगनी प्रकाश जो आता है, उसे रोक लेती है, उसे अवशोषित कर लेती है, इसलिए निर्णायक है, इसलिए अच्छी है। ठीक, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता, उसके धरातल पर औसत ताप वर्तमान ताप से अधिक होता या कम? ये बहुत सोचने की बात है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता
तो उसके धरातल पर औसत ताप वर्तमान ताप से अधिक होता या कम? तो आप कहेंगे अधिक होता। क्यों? क्योंकि चुंबकीय विकिरण पड़ता, पृथ्वी को गर्म करता, लेकिन चुंबकीय विकिरण पड़ने से या विकिरण पड़ने से, चुंबकीय तरंग पड़ने से, हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग पड़ने से तापमान बढ़ता है, लेकिन वो बढ़ता है माध्यम का तापमान बढ़ता है, माध्यम का तापमान बढ़ता है। माध्यम होता है तो गर्म होता है, माध्यम है ही नहीं तो गर्म कौन होगा? ठीक, तो क्या होता? गर्म होता या ठंडा होता? ठंडा हो जाता। वातावरण ही तो है जो गर्म करके रखता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण पड़ता है, ठीक, वातावरण गर्म हो जाता है। अब वातावरण ही नहीं है तो ठंडा। ठीक, अब कुछ वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि पृथ्वी पर नाभिकीय विश्व युद्ध के बाद प्रचंड नाभिकीय शीतकाल होगा, जिसका पृथ्वी के जीवों पर विध्वंसकारी प्रभाव पड़ेगा। इस भविष्यवाणी का क्या आधार है? वायुमंडल खत्म हो जाएगा। मान लिया नाभिकीय युद्ध होगा, वायुमंडल खत्म हो जाएगा। जो वायु हैं, ठीक, वो जो विकिरण लेती हैं, गर्म होती हैं, वो खत्म हो जाएंगी। तो क्या होगा? ठंडा ही होगा फिर मामला। खैर 15 में अच्छे सवाल थे, 15 में अच्छी बातें थी। 15 के उत्तरों की जांच कर देते हैं एक बार, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, ताप कम होगा ई में नाभिक शीतकाल प्रारंभ। ठीक है, ओके, यानी वायुमंडल की कमी में शीतकाल शुरू हो जाएगा। ठीक, ये बात सही है। तो कुल मिला के हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया। ये पहली जो पुस्तक थी हमारी, हमने इसमें एनसीईआरटी का संपूर्ण हल लिया है अपने कोर्स में। जैसे तैसे करके इसको पूरा करें आप। ठीक, जैसे तैसे करके इसको पूरा करें। कितने घंटे का है मैं आपको बता देता हूँ। लगभग ये कोर्स, इसमें 8 चैप्टर हैं। हर चैप्टर में 2 चीज़ें हैं, एक है थ्योरी और एक है एनसीईआरटी के हल। ठीक, अब मैं लगभग बताऊंगा कि ये कुल मिला के कितने घंटे में हो जाएगा। जेईई के लिए, नीट के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए आप पूरे नंबर चाहते हैं, अच्छी रिपोर्ट चाहते हैं, तो ये पूरा काम निपटाना है आपको। इसके बाद फिर जो चाहे करें आप, अभ्यास के लिए पिछले सालों के प्रश्न पत्र हल करें या जो भी करें। ठीक, थ्योरी में औसत जो समय लिया है मैंने, हर चैप्टर में जो हमारी थ्योरी है औसत जो समय लेती है वो लगभग 8 घंटे की है। किसी में 10 घंटे की भी है, किसी में 12 घंटे की भी है, किसी में 6 घंटे की भी है, लगभग 8 घंटे की है। एनसीईआरटी का हल लगभग 4 घंटे का है। हर चैप्टर को अगर मिला लें 4 साढ़े 4 घंटे, तो 12 घंटे का एक चैप्टर है, मान के चलिए। ठीक, 8 चैप्टर हैं तो लगभग 100 घंटे का ये कोर्स हो जाता है हमारा। ठीक, अगर 1 घंटा रोज पढ़ते हैं, ठीक, तो ये कोर्स होता है 3 महीने में। आप समझ रहे होंगे, 3 महीने में हो जाता है। ठीक, जैसा कि अगर हम लेट शुरू करते हैं, कोर्स में लेट आते हैं, मान लीजिए हम पूरा करना चाहते हैं, तो कोई खास बात नहीं है, 1.5 घंटा रोज कर दो, खत्म। 2 महीने में हो जाएगी एक किताब, टनाटन टनाटन। 2 महीने में दूसरी हो जाएगी, 4 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिवाइज कर लेंगे। ठीक, तो कुल मिला के पक्का करें, सिर्फ 100 घंटे की बात है, ये किताब ओके हो जाएगी। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।